एसपी क्लासेज आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में संविधान का भाग प्रथम, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 1 से 4 के बीच दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया गया है? 1 से 4 के बीच। अनुच्छेद 1 से 4। अब अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखते हैं, आगे चलते हैं। अब जैसे कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का समूह। अर्थात अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और पूरे डिटेल में ऐसे लिखा गया है उसमें, इंडिया यानी कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करेगी। कितने बातों को स्पष्ट करेगी? दो बातों को। वो दो बातें क्या हैं? वो दो बातें हैं, इसमें एक तो देश का नाम आ रहा है जो कि ऐसे है कि इंडिया यानी कि भारत, इंडिया और भारत दोनों नाम ही उचित रहेंगे। और दूसरी राज्य पद्धति के प्रकार, अर्थात राज्य समूह नहीं होके राज्य होंगे संघ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब वो 3 श्रेणी कौन से हैं? पहली है राज्यों के क्षेत्र, दूसरी संघ क्षेत्र, तीसरी ऐसे क्षेत्र जिनमें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या दर्शाया गया है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि मतलब उसमें संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में मतलब नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद को शक्ति दे दी गई है, संसद राज्यों का नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और नए राज्यों का गठन कर सकेगी। अर्थात इस तरह अनुच्छेद 2 में 2 शक्तियां शामिल हैं। नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करें, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करें। दूसरी, नए राज्य को गठन करने की शक्ति। अनुच्छेद 2 प्रकार की शक्ति देता है, नए राज्यों को भारत में शामिल करें या फिर नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों को लेकर है जो पहले से ही गठित हैं, अस्तित्व में हैं, लेकिन दूसरी यह है जो अस्तित्व में नहीं है, बिल्कुल अलग ही किन्हीं राज्यों में से काट के और नए राज्य गठन किए जाएं। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में कोई परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में जैसे पुराने अनुच्छेद 2 में राज्यों गठन हो जाएगा, अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण करें या परिवर्तन में से संबंधित जो भी नियम होंगे अनुच्छेद 3 के अनुसार, अर्थात भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? पुनर्सीमन। नोट कर लीजिए सभी। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र के नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती भी है, घटा भी सकती है।
और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो ये संसद को अनुच्छेद 3 शक्ति देता है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या करेगा? ये अनुच्छेद 2 और 3 इनको अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन करने के लिए बाध्य करता है, अर्थात संशोधन नहीं कर सकते इनमें, ये कहेगा। अर्थात अनुच्छेद 4 ये घोषित करता है कि यदि अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई राज्य का प्रवेश या गठन होता है और अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं और क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन होता है, तो उसको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, सिर्फ इसमें ये बात कहता है, अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इन दोनों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 4 कहता है। अब हम एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 कहेगा नए राज्यों का नामांकन करना अथवा स्थापना करना। अब अनुच्छेद 2 के बाद आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 व 3 के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी सूचियों के बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उनके मामले में संशोधन के बारे में व्याख्या करता है अनुच्छेद 4। अब आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा बताते हैं। ये अनुच्छेद विवाह ये बाद में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2A। अब हम अनुच्छेद 2A के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद 2A सिक्किम राज्य के बारे में स्पेशल केस है। इसमें अनुच्छेद 2 के अनुसार ये सिक्किम राज्य 35वें संशोधन के टाइम पे लागू हुआ था। सिक्किम संघ के साथ संबंध को दर्शाता है अनुच्छेद 2A। किसको दर्शाता है अनुच्छेद 2A? सिक्किम संघ के संबंध को, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया था? निरस्त। ये प्रयोग चला नहीं था। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम नागरिकता के बारे में। संविधान में नागरिकता के बारे में क्या क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में पता चलता है। अब हम एक एक अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या क्या कहा गया है अभी देखते हैं, चलते। पहली बात, हमारे देश में 2 तरह के लोग रहते हैं। पहले होते हैं एक नागरिक जो भारत के मूल निवासी होते हैं, दूसरे होते हैं विदेशी जो कहीं से बाहर से आए हुए होते हैं। नागरिक जो होते हैं भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी तरह के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही हमको सब अधिकार प्राप्त होते हैं, बाहर जाते हैं तो सब अधिकार प्राप्त नहीं होते। अब बाहर के विदेशी इनमें भी 2 तरह के हो जाते हैं। बाहर का आदमी एक तो मित्र हो सकता है या शत्रु हो सकता है, तो या तो होंगे विदेशी मित्र या विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र क्या होंगे? जिनका संबंध सकारात्मक होगा, और विदेशी शत्रु क्या होंगे? जिनका संबंध नकारात्मक होगा, अर्थात जिनके साथ युद्ध चल रहा हो और उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 होते हैं। अब आता है भाग 2, जिसमें है नागरिकता दी गई है, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में बताया गया है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता और अधिकार जिन्हें पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया गया है।
किन्हें? जिन्हें पाकिस्तान से भारत में प्रयोजन किया गया है उनका अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 पढ़िए। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में प्रजनन व्यक्ति, और अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के अधिकार क्या होंगे ये बताएगा अनुच्छेद 7। कौन सा अनुच्छेद? 7। अब देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 बताता है भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, मतलब ऐसे भारत के लोग जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकार क्या होंगे? भारतीय जो बाहर निवास कर रहे हैं तो भारतीय। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं कुछ लोग, फिर उनकी नागरिकता भारत की नहीं होती। अब देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियमन करना। अब नागरिकता का अधिकार तो बता दिए, अब इनको पालन कौन करवाएगा? संसद करवाएगी। तो अनुच्छेद 11 ये व्याख्या करता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियमन, नागरिकता के अधिकारों का नियमन करना। संसद द्वारा कानून बनाकर अधिकारों के नागरिकता का नियमन करना। अब हम थोड़ा सा कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं नागरिकता के बारे में। संविधान भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करता है जो कि विदेशियों को नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, जैसे कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है। यह सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 16 का है, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। वाक स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचारण, निवास की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 में कहा गया है, वो सिर्फ किसको है? भारतीयों को, नॉट फॉर विदेशी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभा चुनाव में मतदान देने का अधिकार जो कि विदेशियों का अधिकार नहीं है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। और सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भी बड़े पद हैं, उन पे सिर्फ भारतीय नागरिक ही विराजमान होता है। उनका वर्णन हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है? नागरिकता का अधिनियम 1955 क्या व्याख्या करता है? ये नागरिकता की अर्जन कैसे करना है और समाप्ति कैसे होती है, इसके बारे में अधिनियम 1955 बताएगा। अर्जन करने के लिए पढ़ते हैं। अर्जन हम कर सकते हैं जन्म से। जैसे कोई व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा हो, व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। दूसरा, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर भी नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व हुआ, लेकिन भारत के बाहर हुआ,
और वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक हो। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। चौथा, प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति कुछ योग्यताएं रखता हो, जैसे ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात यदि हम किसी विदेशी को प्राकृतिक रूप से नागरिकता देते हैं तो हम ऐसे ही देश के नागरिक को नागरिकता देंगे जहां पर भारतीय लोग प्राकृतिक रूप से नागरिक बन सकें। यदि किसी ऐसा देश का निवासी है जहां पर भारतीय लोगों को प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बना सकता तो वो भारत में भी नहीं बनाया जाएगा। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। जैसे ही उसे भारतीय नागरिकता को प्राप्त होगी तो अपने जिस देश का निवासी है वहां की नागरिकता उसको त्यागनी पड़ेगी। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व भारत में रहना जरूरी है। चरित्र अच्छा होना चाहिए। संविधान की 8वीं सूची में लिखित भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और देखते हैं 5वां, क्षेत्र की समाविष्टि के द्वारा। यदि किसी क्षेत्र को जीत लिया जाता है तो वो क्षेत्र अपने आप भारत सरकार के अंडर में आ जाएगा। जैसे वो हिस्सा बन जाता है, भारत का हिस्सा होगा, तो वहाँ के नागरिक उसी तारीख से भारत के नागरिक होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या था? भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 में जारी किया था। इसमें पांडिचेरी जब भारत का हिस्सा बना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पांडिचेरी, तो वहाँ के नागरिक भारतीय नागरिक हो गए। नागरिकता की समाप्ति देखते हैं। एक तो स्वैच्छिक त्याग, खुद ही नागरिकता को त्याग कर दे। दूसरे, कोई बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्तगी। तीसरा, वंचित करने द्वारा। अब हम देखते हैं नागरिकता कितने प्रकार की होती है। नागरिकता 2 होती है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। जैसे कि हम देखते हैं भारत में एक संघीय व्यवस्था है, केंद्र अलग होता है, राज्य अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें केवल एक नागरिकता की व्यवस्था की गई है। कौन सी नागरिकता? भारतीय नागरिकता। कौन सी? भारतीय नागरिकता। यहाँ पर कोई राज्यों के लिए पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे कुछ और देश हैं, अमेरिका है, वहाँ पर राज्यों के लिए अलग होती है और केंद्र की अलग होती है, दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में व्यक्ति केवल न कि अमेरिका का नागरिक है बल्कि उस राज्य का भी नागरिक होगा जहाँ वह रहता है। इस तरह अमेरिका के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम क्लास समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे मूल अधिकार और आगे की क्लास है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर लगातार वीडियो डालेंगे अब, तो देखते रहें। पूरी पॉलिटिक वीडियो डाली जाएंगी एसपी क्लासेज, दिल्ली। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है बच्चों, चलते हैं। बाय सर। बाय।